मनोज यादव जी, अडानी जी है क्या आपके यहाँ पर? केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना, मनोज यादव, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा? क्या बीजेपी के इस कदम को विपक्ष हल्के में ले रहा है? देखिए, एक बात प्रत्युष जी मैं क्लियर कर दूं कि आप अब चेहरे वाला सवाल मत पूछिए। चेहरे पे सवाल खत्म हो गए, और तब से खत्म हो गए, मोदी जी ने भी छोड़ दिया और आरएसएस ने भी छोड़ दिया, जब से ऑर्गेनाइजर में वो खबर छपी कि अब मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो बीजेपी बड़ा क्लियरफुली और बड़ी चतुराई के साथ चेहरे वाली डिबेट को किनारे कर रही। हाँ, विपक्ष से सवाल पूछ सकते हैं कौन चेहरा होगा, तो वो दल जरूर बताएंगे कि कौन चेहरा होगा या नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को चेहरे से अब डर लगने लगा है। और उसका कारण यह है कि बीजेपी जिस चेहरे पे इतना गुमान कर रही थी, वो चेहरा फेल हो गया। फेल कहाँ हुआ? वो हिमाचल प्रदेश पे फेल हो गया, वो कर्नाटका में फेल हो गया, वो तमाम सारे उन मुद्दों पे फेल हो गया जिन मुद्दों पे जादूगरी दिखाने के बात कही जाती थी। और इन 4 राज्यों में चूंकि अकेले मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं, इनका एनडीए गठबंधन दल का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी दल इन 4-5 राज्यों के चुनाव में ना उनकी कोई प्रतिभागिता है और ना ही उनका कोई मेरे ख्याल से काम है। विशुद्ध रूप से और शुद्ध रूप से दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यहां चेहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के घोसी के चुनाव में बहुत सारे चेहरे सामने लेके आए, अठबंधन, गठबंधन, ठगबंधन सारे वो लेके आए, लेकिन उसमें भी फेलियर हो गया। तो अब चेहरे पे कोई बात नहीं होगी, बात होगी मुद्दों पे। मुझे लगता है कि देश की आम जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि हम अब मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और मुद्दे वो कौन होंगे? आम जनता के मुद्दे होंगे। ये लाभार्थी योजना, ये फ्री फीस वाली चीजें, इन चीजों पे जनता अब कोई बात नहीं करना चाहती है। क्या परिवर्तन कर सकते हैं आप? 3 मुद्दों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और सुरक्षा पे। अगर इन 3 मुद्दों पे आपके पास कुछ है तो निश्चय ही जनता आपकी तरफ मुंह करेगी, न वैसे ही मुंह फेर लेगी जैसे कि नाकारे निकम्मे व्यक्ति से उसका परिवार मुंह फेर लेता है। ठीक वैसे ही जो नाकारापन 20 साल का मध्य प्रदेश का है बीजेपी का, और तमाम सारे उन राज्यों का हवाला बीजेपी जहां दे रही, जहां पे अपने आप को कोट करके कहती कि हमने इन राज्यों की दिशा और दशा बदल दी, तो वहां तो हवा नहीं आ रही। और एक स्पष्ट और बड़ी बात आपको प्रत्युष जी बता दे रहा हूं, मोदी जी ये भी चाहते हैं कि इन 4-5 राज्यों में बीजेपी बुरी तरीके से हारे, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो मोदी जी अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एंटी इनकम्बेंसी को कम करके अपने चुनाव में, यानी कि लोकसभा में जनता के पास जाके वोट मांगने का स्पेस बनाते हुए बड़ी बात नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये फैसला मतलब लिया, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी, नहीं आप देख लीजिएगा, आप कह रहे हैं बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी चाहती है या कौन चाहता है? पीएम मोदी चाहते हैं कि 4-5 स्टेट हम हार जाएं, उससे क्या फायदा होगा? नुकसान तो अपना हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, नुकसान तो उनका अपना हो जाएगा। बुझता हुआ चिराग हूं तेरे मजार का, एक सेकंड, बुझता हुआ चिराग हूं तेरे मजार का, जिनका रिटायरमेंट का दौर है उनको विधानसभा यानी कि राजनीति की शुरुआत कराई जा रही है। ये स्पष्ट है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा गणित बैठाएंगे कि इन 4 राज्यों में बीजेपी ध्वस्त हो जाए, और सिर्फ एक छत्र अपने चुनाव की धनंजय गिरी जी जवाब दीजिए। राज्यों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 23 का दंगल हारने के लिए आप लड़ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। प्रत्युष जी, एक ने कही और दूजे ने मानी। नानक ने कहा कि दोनों ज्ञानी, और इतने बड़े ज्ञानी को, इतने बड़े ज्ञानविद को, पर मैं बोलने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। इतने बड़े ज्ञान के भंडार को और इस स्वर्णकार को, इस शब्दकार को और इस शिल्पकार को आप ही समझ सकते हैं और जनता समझ सकती है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि तो भागो भाई साहब आपके बीच में, अमित शाह को बुलाओ, भाई साहब आपके बीच में मैं नहीं को बोला। बुलाओ। अरे आप ऐसा जवाब दे रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो। आप ज्ञानी वानी रहने वाली कोई बात ही नहीं। आप कहो ना कि आप गलत कह रहे हो, मोदी जी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे, इतना जवाब देना है। ज्ञानी अज्ञानी फला, अगर नहीं जवाब दे सकते हो तो किसी ज्ञानी व्यक्ति को बुलाओ। क्यों अज्ञानियों के साथ प्रत्युष जी हमारा समय बर्बाद करा रहे हैं आप? धनंजय गिरी, प्रत्युष जी, कॉमेडी सर्कस के भी लोग को आपने बुला रखा है, मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए तो मैं सीरियस डिबेट बात करने की बात कर रहा हूं। जहां एक तरफ 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, जहां हम गांव गरीब किसान की चिंता कर रहे हैं,
जहां हम कह रहे हैं कि 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और आगे हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं भारतवर्ष का चेहरा है, भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज दुनिया में इतने बड़ा नेतृत्व कोई है ही नहीं, इतने बड़ा नेतृत्व करता है दुनिया में कोई नहीं है। कितना बड़ा नेता रैंकिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके जिता देते ना चुनाव, और वो दल की बात कर रहे हैं आप जिसके सांसद जो साइकिल पर आ सके, इस बार वो साइकिल पर ही आएंगे। साइकिल पर जितने लोग बैठ सकते हैं उतने ही लोग इनके दल के आएंगे। इससे ज्यादा एक आदमी नहीं आएगा। अभी रिक्शा के लायक जनता की बात करने साइकिल के लायक बचेंगे। हम रेंज रोवर से नहीं चलते हैं। 2-3 सांसद इनके आ जाए लोकसभा में तो बहुत बड़ी बात है। ना क्यों? हम ना चलते। क्योंकि कह रहे थे कि जो नालायक होता है उसको निकाल दिया जाता है। तो जिस पार्टी के नेता ने कहा था, परम आदरणीय दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था विदेशी गाड़ी मेरा से बेटा नालायक है, हम हमारी बात नहीं सुनता है। आज जो चाचा जी के साथ उन्होंने भी कहा था कि ये नालायक हमारी बात नहीं सुनता है। हम मध्य प्रदेश पे थे, हम यूपी पे आ गए और दुनिया की जनता ये मध्य प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा और प्रतिष्ठा ममता काले इस बार की सूची को देखकर ऐसा लग रहा है आपने नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनावी मैदान में उतार दिया, आपने प्रहलाद सिंह पटेल को भी उतार दिया, आपने फग्गन सिंह कुलस्ते को उतार दिया, आपने कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया। चर्चा यह भी है कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतारा जाए। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का विकल्प अब बीजेपी तलाश रही है मध्य प्रदेश में? एक वजह क्या ये तो नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर ऐसा नहीं लगता है तो फिर शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव क्यों नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर, विकास की नीतियों पर और आगे जो रोड मैप बनाया गया है भारत के विकास का, उस पर चुनाव लड़ रही है। देखिए नाम पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं जिनके पास काम नहीं होते, है ना? तो नाम क्यों, काम क्यों नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और जितने तमाम लोगों के नाम आपने अभी गिनवाए प्रत्युष जी, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता हैं, दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं और सारे के सारे मध्य प्रदेश के ही हैं, उसी भूमि से हैं। कोई पैराशूट प्रत्याशी तो है नहीं। तो जैसा उनकी पार्टी ने उनको आदेश दिया है वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि ये अंदर से खुश नहीं है। अब सोचिए कोई केंद्र की राजनीति कर रहा है, उसको आप अचानक से कहिएगा कि चले जाइए स्टेट पॉलिटिक्स करने के लिए, हार गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी मेरी समझ से ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन है कि जो बोला जाता है कार्यकर्ता वही काम करता है। अच्छा, अब दूसरी बात, मेरे अभी एक भाई बोल रहे थे, कुछ वो घोसी के चुनाव पर बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला गठबंधन, अठबंधन, ठठबंधन और ठगबंधन उन्होंने जो बनाया हुआ है इंडिया अलायंस के नाम पर, उसकी बुरी हालत होने वाली है। देखिए एक उपचुनाव पर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने बात करी थी स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की। मैं याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, जिसको तब बीमारू प्रदेश बोला जाता था, वहां पर उस समय स्वास्थ्य की हालत इतनी खराब थी, प्रसव पीड़ा में बेटियां जो बहुएं होती थी, उनका जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाता था। शिक्षा की हालत यह थी कि आज भी आप जाकर के पूछिए कि शिक्षा की क्या उस वक्त हालत थी। और सुरक्षा तो ऐसी थी कि जो माफिया थे उनका राज था, माफियाओं का राज था, गुंडों का राज था, रंगदारी रंगबाजी चलती थी और जो आम जनता और खास तौर पर महिला और बेटियां डर के मारे दुबक के घर में बैठी रहती थी। आज उसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज सुशासन चल रहा है और वहां पर सुरक्षा सबको है और बेटियां, घर की बहुएं बाहर है, आम जनता बाहर है सड़कों पर और जो माफिया हैं वो जेल के अंदर हैं, उनको उनकी जगह पहुंचाया गया है। तो ये सच्चाई। मनोज यादव। प्रत्युष जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि ममता जी ने बेमतलब मेरे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया। अभी 15 दिन पहले ही आनंदीबेन पटेल राज्यपाल महोदया हैं, उनके आवास के सामने रोड पे प्रसव हुआ, रिक्शे पे जा रही थी, एम्बुलेंस भी ना मिली और रोज उत्तर प्रदेश पर्याय बन चुका है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है एसपीडीएम को कि जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, कभी महिला कांस्टेबल के साथ रेप होता है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, कभी रोजाना डॉक्टर की हत्याएं होती हैं, बीजेपी तो हत्यारा निकलता है। मनोज भाई जो बेटियों के दुपट्टा खींचते हैं ना, उनकी हाल खराब कर दिया जाता है। और कल ही सोमवार को आदरणीय योगी जी ने तमाम जो थाने हैं, जो पूरे के पूरे तमाम पुलिस विभाग है, उनकी पूरी मीटिंग लिए, शायद आपको जानकारी हो कि उसमें बोला है
हर जिले में एक महिला थाना होगा और उस महिला थाने की जो थाना अध्यक्ष होगी वो महिला होगी, और किसी ने गड़बड़ करी तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। और ये नहीं सुनिए, आप सुनिए, और अब हर गांव में, मनोज भाई सुनिए, मैं एक औरत हूं ना, इसलिए औरतों की बात बता रही हूं, हर गांव में नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए हर गांव में रेपिस्ट है भाजपा के, आप कहां हर गांव में लुटेरे हैं भाजपा के, आप कहां, आपके टाइम पर तो घर से लड़कियां उठा ली जाती थी, और जो उठाते थे उनके बारे में, उनके खिलाफ पुलिस उस समय प्राथमिकी भी नहीं लिखती थी। मेरे भाई मनोज भाई, आप मेरे अंदर की सोई भी शेरनी को मत जगाइए, वरना मैं पूरी की पूरी मतलब एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी। आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? आज अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है बेटी बहुओं की तरफ आंख उठाने पर। योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा नहीं, के अंदर जहां पे आप लोगों के बेटियों को मैं कांग्रेस का रुख कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का रुख कर रहा हूं। डॉक्टर टीना, आंखें निकाल ली उसकी। डॉक्टर टीना, आपने कहा शिवराज सिंह की सरकार, आपने कहा कि बीजेपी की सरकार व्यापम घोटाला, ठीक है, आपने सवाल उठाया। राजस्थान में आप ही के पार्टी के नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा, बाकायदा उन्होंने अनशन किया, उन्होंने कहा 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये अप्रैल महीने की बात है, और उन्होंने इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया, खबरें बनी, सुर्खियां बनी, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत तो पिछले कई सालों से चल रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब जैसा डैमेज आपको यहां पर हो जाए? जी, मैंने आपका सवाल सुना। देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां पर करोड़ों छात्रों के साथ और 15 लाख में पटवारी का पेपर बिक रहा था, तब कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि शिवराज मामा को कोई खैर खबर नहीं, उनको कुछ पता, उनको कोई लेना देना ही नहीं है छात्रों से कि पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे साथ के कुछ ऐसे छात्र हैं जो बताते हैं कि उनकी हालत कितनी खराब है, कितने साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य नर्क कर बना रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, मैडम महिलाओं के सुरक्षा को लेकर बात कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ, और जिस प्रकार आपने भी देखा होगा कि पेशाब किया, वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट ने यह कहा था, आपने कहा ना तुरंत कार्रवाई होती है, आपने कहा हमारे यहां अगर कोई मामला आता है संज्ञान में तुरंत कार्रवाई होती है। सचिन पायलट ने कहा था कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, 4.5 साल बाद भी मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया, इसलिए मुझे सड़क पर आना पड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि मैं सच से पीछे हटने वाला नेता नहीं हूं। डॉक्टर टीना, देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी में कम से कम इस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी तो है कि लोग आकर खुद, नेता आकर खुद अपने नेताओं के लिए भी बोल सकते हैं। यहाँ शिवराज सरकार के खिलाफ बता दीजिए किस नेता ने ऐसा बोला हो आकर, क्योंकि चुपचाप देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, खनन घोटाला, व्यापम घोटाला। और दूसरी बात, मैं राजस्थान का जिक्र कर देती हूँ। राजस्थान में आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी की, जहां 250 से कॉलेज बनवाए, 25 लाख तक मुफ्त इलाज देती है। तो लगातार अशोक गहलोत सरकार काम कर रही है, और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगली बार भी राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, 19 साल तक कोई ऐसा काम नहीं किया, लगातार आदिवासियों, दलितों पर अत्याचार हुआ। और एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वहां पर सबसे नंबर 1, जो कि रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए था, वो अत्याचार में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। भारतीय जनता की पार्टी ने, मैं वही बोलने वाली थी, वही एनसीआरबी का आंकड़ा आपके खिलाफ चला जाता है राजस्थान में। तो 1 घंटे के अंदर बोलिए। नहीं, आपको मैं बता दूं, वहां पर 1 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। आप ये बताइए, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाती है। यहाँ बताइए मध्य प्रदेश में वो जो कार्यकर्ता थे, बच्चे के सामने, राजस्थान की नाबालिग बच्चे के सामने माँ का गैंगरेप हो जाता है, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले दिखाई नहीं देती है, मोहब्बत की दुकान वाले दिखाई नहीं देते हैं, रेपिस्ट पकड़े नहीं जाते हैं। और जब रेप की बात की जाती है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि नंबर 1 है राजस्थान व्यभिचार दुराचार महिलाओं
के खिलाफ होने के मामले में तो राजस्थान के कांग्रेसी राजसी लोग कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको इस सोच पर, और आप महिला होकर के उनका साथ दे रही हैं। मतलब दुराचार व्याभिचार होंगे तो वो मर्दों का प्रदेश कहलाएगा, वो मर्दों का प्रदेश कहलाएगा। लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली मेरी बहन, आपकी बहन आज तक मुझे तो नहीं दिखाई थी राजस्थान जाते हुए, नहीं दिखाई दी। एक लड़की को, एक नाबालिग लड़की को अगवा किया जाता है, जंगल में ले जाके उसका गैंगरेप होता है, उसको कुएं में डाल दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उसके चेहरे में तेजाब फेंक दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, सोनिया जी चुप रहती है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के आगे नफरत ये वाली महिलाओं के खिलाफ दिखाई नहीं देती है। लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली तो गायब, एकदम 9-11। और बात है किसी ने गहलोत साहब का इस्तीफा नहीं मांगा। अरे हम तो कहते हैं कि जो मणिपुर में हुआ वो गलत हुआ। आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की हिम्मत है ये बोलने की मैडम कि जो राजस्थान में हो रहा है वो गलत है, अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली जी मैडम को वही बैठ जाना चाहिए, और मोहब्बत की जो दुकान चलाते हैं उनको भी वही चले जाना चाहिए। धनंजय गिरी, बात कीजिए, मैं बीजेपी रुक कर रहा हूं, रिटॉरिक मत कीजिए। अरे हम तो स्वीकार कर धनंजय गिरी जी, आप काम कर रही हैं कुछ विकास के नाम पर। अरे मैडम ये मुंह और मसूर की दाल मत सुनाइए, आप रहने दीजिए डॉक्टर मैडम, रहने दीजिए। धनंजय गिरी जी, आपने इतने हेवीवेट उम्मीदवारों को उतार दिया चुनावी मैदान में, अगर ये सब हार गए चुनाव, मैं अगर लगा रहा हूं, देखिए कुछ भी हो सकता है, जीत या हार, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये हार गए तो इसकी जिम्मेदारी या ठीकरा किसके साथ? आपका नहीं, चेहरा किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये आप कहेंगे सारे कार्यकर्ताओं का चेहरा है। नहीं, आप किस पर जाएगा ठीकरा अगर हार गए? आप तो जीत गए तो सेहरा बनेगा, जीत गए तो सेहरा बनेगा, हार गए तो जिम्मेदारी किसकी? प्रत्युष जी, सवाल आप आज पूछ रहे हैं, जवाब हमारे सलाखा पुरुष ने सालों पहले दिया। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। और हार को भी गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझते हैं हम कहां कहते हैं जहां चुनाव हारते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया? हम कहां कहते हैं जहां चुनाव हारते हैं कहते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं है, ईवीएम मशीन खराब है, ये है वो है। विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में क्रोसिन छिड़क दिया गया है। हम लोकतंत्र में सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। जनता के प्यार, जनता के विश्वास, जनता के लिए किए गए कार्य, जन मन से इस गण का गणतंत्र लोकतंत्र को महान बनाते नरेंद्र नरोमेंद्र होते। आज जन मन को अपने हृदय में बिठा करके गांव और गरीबी की गुर्बत से निकल के शोहरत तक का सफर तय करने वाले हमारे नेता, एक एक कार्यकर्ता जहां प्राणों की वर्तिका बनाकर धनंजय गिरी जी, आपने क्लियर कर दिया। सेवा में ऑटो